इस थर्मल एक्सपेंशन के हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेस भी हैं और इसके एप्लीकेशन भी हैं, यूज भी हैं। आप में से किसी ना किसी के साथ एक घटना जरूर हुई होगी। कैसी घटना? कांच का ग्लास, स्पेशली जो थिक वॉल्ड है, मोटे और मोटी तली का ग्लास। सुबह सुबह गर्म चाय डाली, मम्मी चाय डाल के गई, गिलास उठाया, तली वहीं नीचे रखी रह गई, गिलास हाथ में आ गया। कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर वही मैं आपकी बात बता रहा हूं, कौन सा? कि ग्लास की जो वॉल्स हैं वो थिक हो और इसकी ये जो तली है ये भी काफी थिक हो, है ना? तब ये कंडीशन बन सकती है। या तो बहुत ही बढ़िया वाला ग्लास हो, डिजाइनर ग्लास। कई सारे ग्लास मैंने ऐसे भी देखे मार्केट में, इतनी मोटी मोटी तली होती है उनकी, उसको खूबसूरत बनाने के लिए। या जो बिल्कुल ही लोकल थर्ड क्लास वाला चाय की दुकान वाला गिलास होता है, उसमें ये कंडीशन बन सकती है। स्पेशली सोडा ग्लास, सोडा ग्लास के लिए ग्लास के कई सारे टाइप्स होते हैं, आप सब केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। स्पेशली जो सोडा ग्लास है उसकी में ये कंडीशन बन जाती है। क्या कि आपके हाथ में ग्लास है या ग्लास रखा हुआ है, ढेर सारी चाय उसमें डाली गरम गरम खौलती हुई, और ग्लास आपने उठाया, तली वहीं रखी रहेगी, चाय बिखर गई और ग्लास हाथ में आ गया आपका। ये थर्मल एक्सपेंशन के कारण है। क्यों है थर्मल एक्सपेंशन के कारण? क्या इसका रीजन है थर्मल एक्सपेंशन का? कैसे वो ग्लास टूट जाता है? क्यों वो ग्लास टूट जाता है? कांच का आपका ग्लास है, टम्बलर, मैं इसको वर्ड बोल रहा हूं टम्बलर, ताकि आप मटेरियल और स्ट्रक्चरल बॉडी में डिफरेंस ना करें। नॉर्मली पानी पीने के टम्बलर को हम ग्लास ही बोलते हैं ना, ग्लास से पानी पी रहे हैं, चाहे वो स्टील का हो या कांच का हो या कुछ और हो। ये थिक वॉल्ड है ये, और स्पेशली इसका बॉटम भी ठीक है। ये पूरा ग्लास स्ट्रक्चर है, ग्लास मटेरियल, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास मटेरियल, ग्लास। आपने इसके अंदर हॉट लिक्विड पोर कर दिया, बॉइलिंग बिल्कुल। अब इस हॉट लिक्विड के कांटेक्ट में आकर जो अंदर का सरफेस है ये गर्म हो गया, और ग्लास खुद अपने आप में, ग्लास जो है इट इज बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसीलिए हम सुबह चाय, कॉफी, दूध कांच के ग्लास में पीना आसान होता है, स्टील के ग्लास में पीना मुश्किल पड़ता है। अगर वो काफी तेज गर्म है, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, होंठों से लगना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कांच के ग्लास में वही चीज हम पी सकते हैं आराम से। तो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब क्या हुआ कि अंदर वाली सरफेस जितनी भी है इसकी, वो सब तो क्योंकि सीधे सीधे हॉट लिक्विड के कांटेक्ट में है, गर्म हो गई। लेकिन अभी बाहर वाली सरफेस तक हीट नहीं पहुंच पाई है, बाहर वाली सरफेस तक हीट नहीं पहुंच पाई है। लेकिन अंदर वाली सरफेस ने हीट गेन करी, और इसका क्या हुआ, बाहर की तरफ को एक्सपेंशन होने लगा, बाहर की तरफ को एक्सपेंशन हुआ। और जैसी एक्सपेंशन हुआ, बाहर वाली सरफेस अपनी जगह जो की त्यों मेंटेन्ड है, ये एक्सपेंड नहीं हो रही, लेकिन अंदर वाली सरफेस ने बाहर की तरफ को एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया, जबकि ये कह रही कि मैं नहीं एक्सपेंड। साथ साथ बात आप ये भी पता है कि ग्लास आपका कैसा मटेरियल है, ग्लास इज ए ब्रिटल मटेरियल। इसके ऊपर थोड़ा सा भी आप फोर्स लगाएंगे चकनाचूर हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, खींचता नहीं है, इसमें इलास्टिसिटी नहीं है, इसके कर्व में जो स्ट्रेट लाइन है वो है ही नहीं, तो सीधे सीधे ब्रिटल है ये। और क्या हुआ कि जैसे ही अंदर का सरफेस हीट अप होकर के एक्सपेंड हुआ, बाहर का सरफेस एक्सपेंड नहीं हो रहा था, बीच में इसमें कहीं भी क्रैक पड़ जाते हैं और ये टूट जाता है। ये होता है, होता है, आपके साथ कभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं।
इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि पहले इस ग्लास को क्या कर लिया जाए, गर्म पानी के अंदर डुबो लिया जाए। अगर खौलते हुए गर्म पानी के अंदर आपने ग्लास को डुबो दिया तो ग्लास नहीं टूटेगा। ग्लास नहीं टूटेगा अगर आपने इसे बाहर की तरफ से हीट अप करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि बाहर की सरफेस बाहर की तरफ को एक्सपेंड होगी, होने दो, वहां एक्सपेंशन के लिए गुंजाइश है। लेकिन जब अंदर की सरफेस अगर एक्सपेंड होने लगी तो बाहर की सरफेस ने तो रोका हुआ उसे, टूट जाएगा। तो या तो पहले इसे गर्म पानी में डाल लो बाहर की तरफ से, फिर पूरा का पूरा अंदर डुबो दो गर्म पानी में, और फिर उसके बाद आप इसमें हॉट लिक्विड पोल अगर करते भी हैं तो जो एक्सपेंशन होना था वो हो चुका, अब ये एक्सपेंशन नहीं होगा और ये बढ़ जाएगा टूटने से। दूसरा आसान तरीका क्या है? दूसरा आसान तरीका होता है कि इसके अंदर एक मेटेलिक स्पून डाल दो, स्टील का चम्मच इसके अंदर डाल दो, चाय या दूध इसमें डालने से पहले। तो क्या होगा, ढेर सारी हीट ये चम्मच ले लेगा अपने अंदर और इसके लिए हीट कम रह जाएगी और ये बच सकता है। लेकिन ये वाला तरीका बेस्ट है अगर बचाना ही है तो। बहुत महंगा ग्लास है, 600 रुपए का ग्लास है, आपको लग रहा है टूट जाएगा, तो पहले आपने बाहर से गर्म करना पड़ेगा। एक और इसका यूज कर लिया जाता है, एक और यूज किया जाता है। कोई आपकी कांच की बोतल है और बहुत दिन से रखी हुई है, ग्लास बॉटल है और बहुत दिन से रखी हुई है और उसका कैप खुल नहीं पा रहा, उसके ऊपर कैप जाम हो गया, फिक्स हो गया। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने बर्नर के ऊपर हल्का सा चला करके इस कैप को हीट दे देना है। कैप को इसे हीट दे दीजिए। कैप क्योंकि मेटेलिक है, ये तेजी के साथ हीट गेन कर लेगा, हीट गेन करेगा तो एक्सपेंड हो जाएगा और ये अपनी सरफेस को छोड़ देगा। इसके अगेंस्ट, हालांकि ये सब आजकल यूज नहीं होता, लेकिन पहले आपने किसी ने नहीं देखा होगा, ग्लास बॉटल्स के साथ में लगाई जाती थी एक कॉर्क, लकड़ी होती है, एक बहुत सॉफ्ट लकड़ी होती है कॉर्क, बहुत मुलायम लकड़ी होती है, रबर से ही मुलायम। और अक्सर ऐसा होता था कि बहुत दिन हो गए इसे खोले हुए और ये लकड़ी इसके अंदर जाम हो गई, और ये क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, जरा सा आपने कोशिश करी इसे घुमाने की, ये टूट गई ऊपर से, यहीं से खत्म। तो पहले क्या करें आप, बॉटल के बाहर से हीट दे दीजिए। हालांकि कांच भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन फिर भी ये लकड़ी से तो ज्यादा कंडक्टर है, लकड़ी तो इससे भी घटिया कंडक्टर है हीट का। तो हीट इसने गेन किया बॉटल की नेक ने और थोड़ा सा एक्सपेंड हो गई, थोड़ा सा एक्सपेंड होते ही इसने लकड़ी को छोड़ दिया, कॉर्क आपके आराम से बाहर निकल आती है। अब तो कॉर्क नहीं होती, अब तो बहुत महंगी पड़ती है, लोहे के ढक्कन से महंगी है लकड़ी का कॉर्क लगाना। पहले भी आपको बताया था क्या कि बिजली के खंभों के बीच में जो तार हैं उनके अंदर थोड़ा सा सैगिंग छोड़ दी जाती है, ढील छोड़ दी जाती है। यह आपका इंसुलेटर लगा हुआ और इसके बीच जो वायर डाला जाता है, उन वायर्स को जानबूझकर थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं। ढीला इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि जाड़े में जब टेम्परेचर कम होगा तो ये थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन कम हो जाएगा, एक्सपेंशन कम नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सपेंशन है तो टेम्परेचर डाउन होने पर कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये थोड़ा कम ढीला हो जाएगा। हालांकि ये इतना कम डिफरेंस होता है कि हम इसे नॉर्मली हम इसे फील नहीं कर सकते, लेकिन कैलकुलेशन में वो आता है, क्योंकि एक खंबे से दूसरे खंबे के बीच में लेंथ वायर की काफी लेंथ होती है, 8-10 मीटर का गैप होता है बीच में। अगर इसे बिल्कुल सीधा कर खींच करके बांध दिया जाए तो गर्मी में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जाड़ों में जब ये कांटेक्ट होगा ये खुद टूट जाएगा थर्मल स्ट्रेस के कारण, या फिर खंबे को उखाड़ देगा, मोड़ा टेढ़ा कर देगा ये खंबे को। इसी का यूज किया जाता है, इस थर्मल एक्सपेंशन का ही यूज किया जाता है। एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है थर्मोस्टेट।
थर्मोस्टेट ये एक मैकेनिज्म है जो आपका लगा हुआ है इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक आयरन में लगा होता है, ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रिक आयरन में लगा होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक आयरन। कपड़ों पर इस्त्री करने वाली प्रेस, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, उसके ऊपर एक डायल बना हुआ है, डायल के ऊपर यहां लिखा हुआ है सिल्क, यहां लिखा हुआ है वूल, यहां लिखा हुआ है कॉटन, और इस तरह के बहुत सारे मटेरियल लिखे होते हैं। तो जब आप अपने इस डायल को, इसकी नॉब को यहाँ सिल्क पर कर देते हैं तो ये बहुत जल्दी गर्म बंद हो जाती है, हल्की सी गर्म होने के बाद ही बंद हो जाएगी। जब आप अपने उसको लीवर को ला देंगे कहाँ, कॉटन पर, तो काफी तेज गर्म होने के बाद में ये बंद होती है, क्योंकि कॉटन में से सिलवटें निकालने के लिए बहुत तेज हीट चाहिए, सिल्क में से बड़े आराम से निकल जाएंगी। कभी किसी ने अपनी मम्मी की साड़ी पर प्रेस करी हो कि तो बहुत हल्की सी गर्म करनी पड़ती है उसे, जरा सा तेज करते ही वो खत्म हो जाती है साड़ी। तो ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है इसके अंदर। इस थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? थर्मोस्टेट का काम इसका क्या होता है? थर्मोस्टेट का काम होता है टेम्परेचर कंट्रोल। ऐसा ही थर्मोस्टेट आपका लगा हुआ होता है रेफ्रिजरेटर में, हालांकि उसका थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा इसे कि थर्मोस्टेट का कैसे काम करता है। आपके पास दो मेटल हैं, आपके पास दो मेटल हैं, एक मेटल मैंने इसको कहा, एक मेटल को मैंने कहा आयरन, और एक और मेटल की स्ट्रिप बिल्कुल इसी के साथ, सपोज यह है कॉपर, कॉपर भी नहीं ब्रास, जो कि कॉपर का ही एक एलॉय है। ठीक है, अब ये जो आयरन और ब्रास हैं, इनकी मैं अल्फा की वैल्यू लिख रहा हूं। आयरन के लिए है, आयरन के लिए अल्फा की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻⁶, और ब्रास के लिए ये, कॉपर ले लेता हूं मैं ब्रास के बजाय, कॉपर की वैल्यू, कॉपर की है ये 9 इंटू 10⁻⁻⁶। दोनों के लिए अल्फा की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, आपने इसको हीट किया, आपने इसको हीट किया, दोनों को इक्वली हीट कर रहे हैं। दोनों को इक्वली हीट करने पर क्या होगा कि आयरन जिसका थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा है, ये ज्यादा इंक्रीज होगा लेंथ में, और जो ब्रास है, ब्रास में भी इंक्रीज होगा, लेकिन इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन छोटा है, तो इसमें इंक्रीज कम होगा। ठीक है, हालांकि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता जितना बड़ा डिफरेंस मैंने बना दिया, लेकिन क्योंकि इनके अल्फा की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट है, तो सेम टेम्परेचर राइज करने पर भी इनकी लेंथ में डिफरेंट इंक्रीज होगा। व्हाई? बिकॉज डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? अल्फा, है ना। अब अगर बाय द वे आप इन दोनों स्ट्रिप्स को एक साथ ज्वाइंट कर दें, इस तरह से ज्वाइंट कर दें कि ये एक दूसरे से अलग ना हो पाए, एक ये स्ट्रिप आपकी आयरन की और दूसरी आपका ये ब्रास स्ट्रिप, इन दोनों को आपने लेकर के यहां पिवट कर दिया। पिवट जानते हैं? पिवट कर दिया दोनों साइड आपने, इसके दोनों एंड्स पर आपने इसको पिवटेड कर दिया, जोड़ दिया बिल्कुल। नहीं, पिवट तो मैं वर्ड गलत बोल रहा हूं, रिवेट, रिवेट कर दिया आपने, पिवट गलत बोल गया, रिवेट ठोक दिया आपने, रिबट, रिबट जिसे बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, रिपट, रिबट, रिविटेड कर दिया आपने दोनों, यानी कि अब ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। और फिर आपने इसको हीट दिया,